हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू सी अशोक शर्मा क्लासेस। मैं अशोक शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ आज आपकी बुक का सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ऑल्दो पहला चैप्टर आपका एनपीओ है, लेकिन क्योंकि मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे स्कूल्स एनपीओ छोड़ के पहले पार्टनरशिप शुरू कराया है उन्होंने, तो हो सकता है कि हाफ ईयरली में वो एनपीओ छोड़ें और पार्टनरशिप वाला पोर्शन आपको पहले दे दें। तो हम भी उसी पैटर्न पे पार्टनरशिप से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ओके, तो इसकी एक ही वीडियो में तो कवर होगा नहीं, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन पार्ट 1। ओके, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन द चैप्टर। तो सबसे पहले हम जानते हैं पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बेसिकली पार्टनरशिप फर्म्स के सारे रूल्स रेगुलेशंस को गवर्न करता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी एग्रीमेंट किसी पॉइंट पे नहीं हुआ है तो वी हैव टू रेफर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड उसका गाइडेंस लेके फिर हमें अकॉर्डिंग टू दैट करना पड़ता है वो वॉट एवर वी हैव मिस्ड इन पार्टनरशिप डीड, राइट। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप अमंग पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है पर्सन्स के बीच में। नेचुरली पर्सन्स का मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग, है ना। तो दो लोग तो मिनिमम चाहिए, तो द मिनिमम नंबर शुड बी 2। अकेले की पार्टनरशिप होती नहीं है। ओके, तो किस चीज़ का रिलेशनशिप है ये? हु हैव अग्रीड, ऐसा रिलेशनशिप उन लोगों के बीच में जिन्होंने ये एग्री किया है कि वो एक तो बिजनेस कैरी करेंगे और उस बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, राइट। एंड दैट बिजनेस विल बी कैरिड ऑन आइदर बाय ऑल ऑफ देम और बाय सम ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, तो पार्टनरशिप जो है वो दो या दो से ज़्यादा आदमियों के बीच में ऐसा संबंध है, इंसानों के बीच में, औरत भी हो सकती है, आदमी का मतलब मनुष्य नहीं है। ओके, तो वो ऐसा एग्रीमेंट है, ऐसा समझौता है जिसमें कि वो एक व्यापार चलाएंगे और उस व्यापार से जो भी उसको प्रॉफिट होगा वो शेयर करेंगे। और वो जो व्यापार है, वो जो बिजनेस है, दैट कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और दैट कैन आल्सो बी कैरिड ऑन बाय सम ऑफ देम, और जो बाकी सब लोगों को रिप्रेजेंट करेगा वो। ओके, द पर्सन्स हु आर कैरिंग द बिजनेस विल रिप्रेजेंट रेस्ट ऑफ द पीपल और all of the remaining people or all of the remaining partners, right? So this is the definition। अब इस definition से ही हमारे सामने पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स आ जाते हैं। फीचर्स क्या हुआ? 2 or more persons। नेचुरली हमने जो बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैज़ टू बी 2, मैक्सिमम नंबर्स जो होता है वो कंपनीज एक्ट गवर्न करता है और कंपनीज एक्ट एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, तो कंपनीज एक्ट हैज़ एम्पावर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो मैक्सिमम नंबर फिक्स करे एंड दैट शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ 100। ओके, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फिक्स किया हुआ है वो 50 फिक्स किया हुआ है। तो टू समराइज, अभी मिनिमम नंबर 2 है और मैक्सिमम नंबर 50 है, 50 है। ठीक है, राइट। सेकेंड फीचर, एग्रीमेंट। देयर हैज़ टू बी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, राइट। एग्री करेंगे तो उनका समझौता कुछ ना कुछ होना चाहिए। एग्रीमेंट कैन बी ओरल एंड इट कैन बी रिटन ऑल्सो। मतलब जरूरी नहीं है कि रिटन ही हो, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, मुंह जबानी एग्रीमेंट भी हो सकता है। बट बिकॉज ओरल एग्रीमेंट से क्या होता है, बाद में कन्फ्यूजन होते हैं। वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, वैसा कहा था, तो इट कैन क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ओके, और डिस्प्यूट्स, राइट। तो ऑलवेज इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट। तो अगर रिटन एग्रीमेंट होता है तो एक डॉक्यूमेंट पे लिख के होता है, सबके साइन होते हैं उस पर। ओके, और वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है पार्टनरशिप डीड। ओके, तो पार्टनरशिप डीड इज नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट which contains the agreement of among the all partners regarding that partnership business। okay, lawful business। अब बिजनेस की बात कर रहे हैं तो नेचुरली बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, इलीगल या अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 या 2 से ज़्यादा आदमी एग्री कर रहे हैं, स्मगलिंग करते हैं भाई, या चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, है ना, और जो पैसा हम उससे कमाएंगे उसको आधा आधा कर लेंगे या बराबर बांट लेंगे। तो बिजनेस शुड बी लॉफुल। इलीगल बिजनेस, अनलॉफुल बिजनेस इज नॉट अलाउड। ओके, तो कोई भी जो एक्ट होता है हमारा, जो कोई भी कानून होता है, वो हमारे जो मेन लॉ है उसके पैरामीटर्स के अंदर ही होना चाहिए। ओके, राइट। देन प्रॉफिट शेयरिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज प्रॉफिट शेयरिंग। ओके, हालांकि अगर लॉस हो जाएगा तो वो भी शेयर करेंगे, ठीक है,
लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लॉस करना नहीं होता है, इसलिए हम जब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की तो इट शुड बी प्रॉफिट शेयरिंग, इसलिए मीनिंग में प्रॉफिट शेयरिंग लिखा है, मीनिंग में लॉस का शेयरिंग नहीं लिखा है। तो प्रॉफिट शेयरिंग इज डन आइदर इन द अग्रीड रेशियो, जो रेशियो आपने अग्री किया है, इट शुड बी इन द पार्टनरशिप डीड, और इफ देयर इज नो एग्रीमेंट तो हम इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट। ओके, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए और उसका प्रॉफिट शेयर करना है आइदर इन द एग्रीड रेशियो और इक्वली। बिजनेस टू बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बिजनेस जो है वो या तो सारे लोग कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ओके, सब लोग मिलकर बिजनेस करें, या अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वो रिप्रेजेंट कर वो किसी और को भी ऑथराइज कर सकते हैं कि भाई आप लोग बिजनेस करिए और हम जो है लायबल होंगे, और वो नहीं भी मतलब दे हैव टू बी लायबल बेसिकली। तो जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स सारे एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं और एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं। ओके, एजेंट का मतलब होता है कि जिसके वो एजेंट हैं वो उनके एक्ट से लायबल होगा। ठीक है, तो अगर ABC पार्टनर्स हैं और बी एंड सी एक्टिव पार्टनर नहीं है, वो वर्किंग पार्टनर्स नहीं है, वो बिजनेस में बार बार नहीं आते हैं और उन्होंने ए को ऑथराइज किया हुआ है कि भाई आप काम करो, तो ए के सारे एक्ट से बजाय मतलब प्रोवाइडेड कि ए केयरफुली एंड डिलीजेंटली एक्ट कर रहा है, मतलब ए कोई जानबूझ के लापरवाही नहीं कर रहा है, तो ए के जो भी बिजनेस के काम होंगे उन कामों में चाहे फ़ायदा हो या नुकसान हो, वो जो बाकी लोग हैं जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी एंड सी, वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, इक्वली लायबल होंगे। राइट, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं वो सब एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं और एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं। सो ये फीचर्स हो गया। अब आ गई बात राइट ऑफ पार्टनर्स की। राइट्स ऑफ पार्टनर्स में थोड़ा ब्रीफली हम पढ़ेंगे। एक्चुअली थोड़ा थ्योरी जानना चाहिए हमें, हालांकि बहुत लोग सोचते हैं कि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी क्या होगा कि आपका ये कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से काफ़ी MCQs होंगे, और MCQs होने की वजह से 1 मार्कर्स ज़्यादा आएंगे आपको, तो आपको थॉरोली स्टडी करना है, ये आप समझ लीजिए ठीक से। ओके, ये नहीं सोचना जो पुराना पैटर्न होता था कि 8 मार्कर या 6 मार्कर की तैयारी करेंगे, आपको 1 मार्कर्स आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे, एंड उसके लिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, है ना, या MCQs होंगे, तो वो तभी ठीक होता है जब आपको थॉरो नॉलेज है। ओके, दाएं बाएं से भी पूछ सकते हैं बच्चे, लेकिन वो दाएं बाएं से पूछना इतना रिलायबल नहीं होता, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो बताने वाला है वो उसको भी ठीक नॉलेज है कि नहीं। अगर हमें नॉलेज नहीं है तो सामने वाले को नॉलेज है ना, तो यू कैन नॉट रिलाई दैट। ओके, तो थॉरोली पढ़ना चाहिए, तो इसीलिए थ्योरी भी हमें ठीक से कवर करना है। राइट्स ऑफ पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, हर एक पार्टनर का राइट है कि वो ही शुड बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस के अफेयर्स में उसकी सलाह ली जाए, ये उसका राइट है। टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, हर एक पार्टनर का राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्ट ले सके, है ना, कोई उसको मना नहीं कर सकता कि भाई आप मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लोगे। ओके, वो ना आया, ना अपनी मर्जी से आया तो अलग बात है, बट इफ ही वांट्स टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट तो नो अदर पार्टनर कैन डिनाई हिम। टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके, टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स लिखा मैंने, तो टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एनी पार्टनर कैन एनी टाइम इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी उसके दिमाग में डाउट आ गया है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस, तो प्रॉफिट में और लॉसेस में सब में उसको शेयर करने का अधिकार है। ओके, इन द अग्रीड रेशियो, एंड इफ द रेशियो इज नॉट अग्रीड देन इक्वली। नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कभी भी कोई पार्टनर्स किसी नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं तो 100% सारे पार्टनर्स की उसमें सहमति होनी चाहिए। ओके, सहमति को बोलते हैं कंसेंट, तो इट शुड बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सपोज 40 पार्टनर्स हैं और 39 पार्टनर्स कह रहे हैं कि इसको ले लेते हैं अंदर, और एक आदमी कहता है कि नहीं मैं नहीं, इसको नहीं लेना है अंदर, तो वो एक आदमी भी उसका एडमिशन रोक सकता है। तो एक आदमी कैन आल्सो डिनाई द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ओके, इफ ही डज नॉट वांट, राइट। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कैन बी डन ओनली इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, राइट। टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस एज अ लोन टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन एडवांस किया है तो वो इंटरेस्ट लेने का हकदार है एट एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और इफ नो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन अग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, okay, rate of interest must be agreed in the partnership deed only. If no agreement is there about the rate of interest, then the interest of loan is to be paid by the firm to that partner at the rate of 6% per annum. ठीक है, तो मतलब है कि जब लोन दिया किसी पार्टनर ने, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को,
तो या तो अगर डीड में कोई रेट एग्रीड है कि भाई अगर कोई भी पार्टनर लोन देगा तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको मिलेगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट की पेमेंट हो जाएगी। डन। नाउ कम्स प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, सो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है पार्टनर्स ने, ओके, सो इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड यू कैन से, इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट यू कैन से, और अगर डीड बनाई भी है और वो ये वाले पॉइंट्स के ऊपर डीड साइलेंट है, इन पॉइंट्स के ऊपर डीड में कुछ मेंशन नहीं हुआ है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को हम देखते हैं और उसके प्रोविजंस देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमको एक्शंस लेने होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमको इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। तो क्या होता है, अगर डीड नहीं है तो देयर विल बी इंटरेस्ट ऑन दिस IOC मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी नॉट अलाउड, no interest on capital will be allowed to any partner in the absence of partnership deed, or if the deed has not mentioned the rate of interest to be paid on capital to the partners, right? तो चाहे एक पार्टनर की कैपिटल 10,000 है और एक पार्टनर की कैपिटल 10 लाख है, 10 लाख वाला बोलता है कि सर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, मैंने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो भैया दूसरा बोलेगा भाई तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था ना, तो डीड जब हमने लिखी थी उसी समय आपको बोलना चाहिए था, है ना, तो हम उसमें डीड में लिख लेते थे। अब डीड में नहीं लिखा हुआ है तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, दैट इज नॉट अलाउड। फाइन। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है, ओके, तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि एक तो जो बिजनेस है और जो ओनर है उसका, वो दे आर ट्रीटेड एज 2 सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटीज, ओके। तो 11th क्लास की प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने रूल्स और प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो रूल का नाम था सेपरेट बिजनेस एंटिटी, जहाँ पे ओनर एंड बिजनेस को 2 सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी की तरह देखा जाता है, ठीक है। तो ओनर अगर बिजनेस को पैसा देता है, मीन्स कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। सिमिलरली ऐसे ही अगर ओनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, तो बिजनेस उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। लेकिन अगर डीड नहीं है या डीड साइलेंट है इस पॉइंट के ऊपर, या तो डीड नहीं है और या डीड है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के ऊपर कोई मेंशन नहीं किया उसने कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, और चार्ज करेंगे तो किस रेट से करेंगे, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड फ्रॉम एनी पार्टनर, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या तो डीड में लिखा होना चाहिए, और डीड में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा हुआ है तो फिर वो प्रॉफिट या लॉस जो भी कुछ होगा इक्वली शेयर होगा। अगर डीड में लिखा हुआ है तो जो रेशियो डीड में है तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट या लॉस बांट देंगे, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय ए पार्टनर टू द फर्म, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं राइट्स में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस में हमने क्या पढ़ा था कि या तो पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ हो कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोन पे इंटरेस्ट देंगे अगर किसी पार्टनर ने लोन एडवांस किया फर्म को, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है तो इवन देन इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, और उसका रेट होगा 6% पर एनम, जितने पीरियड के लिए लोन है उसके हिसाब से। पर एनम का मतलब यही होता है, राइट। सैलरी, कमीशन और बोनस, जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं रिम्यूनरेशन ऑफ ए पार्टनर, तो रिम्यूनरेशन ऑफ ए पार्टनर में सैलरी, कमीशन, बोनस वगैरह आता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पहली बात, और अगर पार्टनरशिप डीड है लेकिन रिम्यूनरेशन के बारे में, सैलरी, कमीशन, बोनस के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कोई मेंशन नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो नो सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस विल बी पेड टू एनी पार्टनर। चाहे एक आदमी 24 घंटे काम कर रहा है या 18 घंटे या 16 घंटे काम कर रहा है और एक पार्टनर आता ही नहीं है, तो भी ज़्यादा काम करने वाला आदमी सैलरी क्लेम नहीं कर सकता है। या एक पार्टनर ने ज़्यादा बिजनेस दिया, वो कहता है मैंने ज़्यादा बिजनेस दिया तो मुझे कमीशन चाहिए, तो दूसरे आदमी बोलेंगे भैया चाहिए था तो आपको डीड में लिखवाना चाहिए था बेसिकली। तो ये सब चीज़ें क्लैरिटी के लिए पार्टनरशिप डीड होती है। तो जितना भी पॉइंट्स हम पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं वो अच्छा होता है, सो दैट देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन। अदरवाइज वी हैव टू लुक टुवर्ड्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, फिर उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंगली हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है सारे अपने इन आइटम्स के बारे में, ओके। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, तो इसकी बात हम कर चुके थे ऊपर भी, राइट्स में भी कर चुके थे कि अगर आपका कोई पार्टनरशिप डीड में कोई अलग से प्रोविजन नहीं किया हुआ है आपने, है ना, तो ऑल पार्टनर्स कंसेंट इज मैंडेटरी फॉर एडमिटिंग ए न्यू पार्टनर। कोई एक पार्टनर भी चाहेगा तो किसी नए पार्टनर का एडमिशन रोकना तो वो रोक सकता है, ओके।
दैट इज़ द पॉइंट बेसिकली। ओके, जैसे मैंने बोला कि 50 पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट है, अभी ऑलरेडी 49 पार्टनर्स हैं, 48 कह रहे हैं कि भैया एक्स को ले लेते हैं, लेकिन जो एक आदमी है 49th वो कहता है नहीं एक्स को पार्टनर नहीं लेना है, तो वो जो बाकी 48 पार्टनर्स हैं वो सारे मिलके इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बाद भी एक नए पार्टनर का एडमिशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो इसके साथ हमने आज पार्ट 1 पूरा किया पार्टनरशिप फंडामेंटल का। आई थिंक यू एंजॉयड, थ्योरी पार्ट था। पार्टनरशिप के इसके पार्ट टू में आई विल बी कमिंग विद जर्नल एंट्रीज, जो इसकी बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं वो हम शुरू करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता है अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।